सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत साजी का फार्मूला अपने फाइनल शेप में आ चुका है। अब मुश्तरका वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे और आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंटशिप का मुश्तरका कैंडिडेट अब अनाउंस कर दिए गए। और फिर जो दीगर जो तमाम आईनी ओहदे थे उन पर भी ये जो चंद रिजर्वेशन से वो जमातों के ख़त्म हुए। और अब ये मालूम हो चुका है बड़ा वाज़ेह तौर पर कि किसके पास कौन सा ओहदा मिलने जा रहा है। केपी और पंजाब में जो गवर्नरशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रहेगी। और जो इत्तेफाक हुआ है वो ये हुआ कि सिंध और बलूचिस्तान में नून लीग अपने पास और अपनी सौबदीद के तहत वहाँ पर गवर्नर को तैनात करेगी, जबकि चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा ही अहम आइनी ओहदा नून लीग के पास रहेगा। और फिर इसी तरह जहाँ पीपल्स पार्टी के पास जो ओहदा होगा वहाँ डिप्टी के तौर पर नून लीग सर्व करेगी। और जो ओहदा मुस्लिम लीग नवाज के पास होगा वहाँ पर फिर डिप्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी को वो ओहदा मिलेगा। तो ये अब ये तमाम जो इस वक्त बंटवारा है आप ये समझिए कि हो चुका है। लेकिन इसमें जो दीगर छोटी जमातें हैं उनके हाथ क्या आएगा, चूंकि वफाकी काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शमूलियत ना करने का अभी भी अपना जो उसूली मौक़िफ़ है उसको अब बरकरार रखा है। अब ये कब तक बरकरार रहेगा, और अगर एक बड़ी पार्टी, बड़ा स्टेक होल्डर वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगा तो ये हुकूमत कितनी मजबूत कहलाएगी। और पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो जब कानून साजी या फिर कोई और अहम मरहला आएगा, कोई फैसला साजी का वक्त आएगा, तो फिर वो केस बाई केस उसको लेकर चलेंगे और उसको कंसीडर करेंगे। जो मुल्क व कौम के होगा वो उस फैसले में साथ देंगे, और जो फिर मुल्क के लिए उन्हें लगेगा कि बेहतर फैसला नहीं है वो उसमें साथ नहीं होंगे। कितनी मजबूत होगी ये हुकूमत, और आने वाले दौर में जो चैलेंजेस हैं मईशत को लेकर और जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करने में किस हद तक मुआविन साबित हो सकेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सायरा बानो साहिबा GDA की सीनियर मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा बानो साहिबा से मैं ज़रा सवाल पूछूँ। सायरा साहबा, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत साजी बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है और ज़ाहिर है कि अब ये वक्त भी बहुत कम है, एक हफ्ते में सारी चीज़ें सामने आनी है, हुकूमत फॉर्म होनी है, फार्मूला तो तय हो गया। और एक तरफ हम बड़े पैमाने पर एहतजाज भी होते देख रहे हैं। इलेक्शन पर इस वक्त रिजल्ट्स के नताइज को मुस्तरद किया जा रहा है, तो उस तरफ भी काफ़ी बड़ी तादाद है सियासी जमातों की। ये मामला आपको किस तरह आगे जाते दिखाई दे रहे हैं? ये एक स्टेबल हुकूमत होगी जिसके लिए कल सारे मामला तय कर लिए गए? बिल्कुल भी नहीं होगी। इलेक्शन जो दुनिया में देखते हैं कि उन इलेक्शन के बाद में हमारे यहाँ जिस तरह सोचा था कि इस इलेक्शन के बाद एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, उन दोनों का दूर दूर तक कोई भी वो कह रहे हैं ना कि नामो निशान मुझे नहीं नजर आ रहा। कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी जमात सड़कों पर, एक बाकी जो हम लोगों का है GDA, कराची में जो PTI है, JUI है, और बाकी जमातें सड़कों के ऊपर हैं। तो कैसे इस नताइज पे और कैसे हुकूमत बन रही है? और जिस तरीके से आपने बोला पीपल्स पार्टी के लिए कि वो कोई ओहदे ले नहीं, ये क्या बात है? ये तो वही है कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत रहेगी लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। इस किस्म का ये कोई इत्तेहाद है कि आप आईनी ओहदे तो भरपूर तरीके से आप ले रहे हैं कि आपको चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, आपको डिप्टी स्पीकर भी चाहिए, आपको गवर्नर भी चाहिए, और फिर उसके बाद मुल्क के वसी तर मफाद में कोई ऐसे PM भी किसी को अटका देंगे। तो ये कौन सी बात होगी? यहाँ ये कौन सी हुकूमत है? और बाकी जमातों का मैंडेट चुरा कर यहाँ सिंध में जिस तरीके से हम लोगों का एहतजाज हुआ है और लोग सड़कों पर निकले हैं, उनके आप वोट चुरा कर आप वफाक में बैठ के वो कहते हैं कि सत्ती सावित्री बनकर आप कह रहे हैं कि हम मुल्क के वसी तर मफाद में इस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुल्क का वसी तर मफाद है किसमें? पहले ये तो मुझे कुछ समझा दे कि मुल्क का वसी तर मफाद इन जमातों के बैठने में कहाँ से है? जिन जमातों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जिनको वोट ही नहीं मिले, जिन्होंने लोगों का अवाम का वोट चोरी किया है, वो मुल्क के वसी तर मफाद में कैसे फैसले कर सकती हैं? ये तो ना देखा ना सुना। हाँ, किताबों में पढ़ा था कि 160 सीटें और 80 सीटों में कैसे मुल्क 2 लख्त हुआ था। और अभी खुदा ना खास्ता कि मैं तो इसको एंटी स्टेट इलेक्शन ही कहती हूँ, और कि अब खुदा जाने कि मुल्क साहिरा साहब ज़ाहिर है लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद में जो पार्टी कामयाब हुई और वो उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, और शहबाज शरीफ साहब जो अब नामजद वज़ीर आज़म हैं, मुश्तरका उम्मीदवार हैं जमातों के, जो एहतजाजी जमातें हैं वो नहीं, जो कल सारी बैठी थी, तो उनके मुताबिक तो अब ज़ाहिर है कि हुकूमत तो बनानी है, सिस्टम को तो आगे लेकर चलना है ना। अब कल शहबाज साहब ने इससे मुतालिक क्या कहा, ज़रा 2 जुमले सुन लीजिए, फिर मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूँ। शरीफ साहब, सायरा साहबा ये कह रहे हैं कि मौका दिया आज़ाद उम्मीदवारों को और उन तक पैगाम भी पहुँचाया, और पीपल्स पार्टी ने तो हाथ भी बढ़ाया था
कि हम बैठना चाहते हैं पीटीआई के साथ आएँ और हमारे साथ हुकूमत साजी करें, लेकिन वहाँ से पैगाम आया कि हम ना नून लीग के साथ बैठना चाहते हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना एमक्यूएम के साथ। तो फिर नंबर कैसे पूरे होंगे, फिर हुकूमत कैसे बनाएंगे? आपके साथ जो इलेक्शन से 1 महीना पहले इन्होंने वो बड़ा इंसाफ के वो क्या कहते हैं अदले जंजीर गिराते हुए एक उनसे वो ले लिया, उनसे उनका निशान ले लिया, और उसके बाद जिस तरीके से आपको और मुझे भी पता है कि किस तरीके से उन पे वो जुल्म और जबर हुआ, और उसके बाद वो छुपते फिरे, और जिस तरीके से मैंडेट चोरी हुआ, इलेक्शन में जो रिगिंग हुई, जो आपने इंटरनेट और सब चीजें बंद कर दी, और अभी तक नेट सही नहीं चल रहा, अभी तक इन्होंने ट्विटर को बिल्कुल वो कट किया हुआ है। तो ये सब चीजें किस तरफ है? एक तरफ से तो आप ये इस तरह की बातें करते हैं कि मुंह में राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ऐसे थोड़ी होता है कि वो जो हुकूमतें आप उनको बनाने दे दें। सिंध में उनका मैंडेट चुरा लिया, कराची में एमक्यूएम को, जिसको अवाम मुस्तरद कर चुकी है, उनको आपने 15 सीटें देके पीटीआई का मैंडेट चुरा लिया। हम जीडीए हैं कि जीडीए का क्या आप मुझे बताएं कि जो हमने पावर शो किया, क्या इसमें से इनके वोट कहाँ हैं? क्या इनमें से किसी ने हमें वोट नहीं कास्ट किए? किसी ने वोट नहीं दिए? जब इस किस्म की बड़े पैमाने पे धांधली करके, जो कि धांधली इन सबके गले ही पड़ चुकी है, करताओं धरताओं के, जहां पर वादे पूरे हो, जहां पर अपनी या ना की जंग हो, वहां पर फिर इस किस्म की बातें सिर्फ ऐसे किताबी लगती हैं कि हमने उनको कहा, वो आए और अपनी हुकूमत बनाए और मुल्क को आगे चलाएं ताकि वो हुकूमत बने, और फिर नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, फिर जमीरों की मंडियां लगे। सायरा साहब, ये इससे पहले मैं खलील ताहिर सिंधु साहब की तरफ जाऊं, एक और ब्रीफ ये जवाब दे दीजिएगा कि ये ज़ाहिर नंबर्स का तो इशू था ना, अब ये 92 सीटों के साथ कोई भी एक जमात तो ये हुकूमत नहीं बना सकती थी, उसके लिए किसी दूसरी जमात के साथ बैठना ज़रूरी था। अब अगर दूसरी तरफ से लचक का मुजाहरा ही नहीं किया जाएगा तो ये निज़ाम तो फिर यहीं रुक जाएगा। अब दोबारा से तो इलेक्शन की तरफ अभी फौरी तौर पर नहीं जा सकता, ज़ाहिर मुल्क की मईशत को भी देखना है, और भी सारी सिचुएशन देखनी होती है। देखिए, आप माशी और इस्तेकाम की बात करते हैं ना, वो उसमें कोई ऐसी मजबूत गवर्नमेंट आनी चाहिए। ये बैसाखियों के सहारे वाली गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल के चल सकती है। वो इंसान मजबूर ही रहता है। आपने 16 माह देख लिया और फिर उसके बाद की स्टेटमेंट भी देख ली, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वजीर आजम होता, पीपल्स पार्टी वाले ने कहा, तो ये हालात ऐसे ना होते। फिर ये लोग भी मजबूर थे, जाहिर है, इतनी सारी वजारतें पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मुस्तहकम हुकूमत होनी चाहिए थी, ये मजबूत हुकूमत होती तो जाहिर है वो बड़े और मुश्किल फैसले भी करती। मैं सायरा साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ। सिंधु साहब, ये अब जाहिर बैसाखियों के सहारे, दूसरों की सपोर्ट के सहारे अगर आप हुकूमत बनाएंगे तो एक मजबूत हुकूमत तो नहीं होगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नून लीग हर हाल में हुकूमत बनाना चाहती है, अपना वजीर आजम लाना चाहती है, और एक ऐसा वजीर आजम और एक ऐसी हुकूमत के जिसकी डोर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी, वो जब चाहेंगे वो डोर खींचेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी बहनों की तरह सायरा बानो बड़ी दबंग स्पीकर है, बड़ी दबंग खातून है, और मैं उनकी दिल से बड़ी कदर करता हूँ। हमेशा किसी भी प्रोग्राम पे हो मैं सुनना जानबूझ के सुनता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे आज अपनी बहन का ये नहीं पता लग रहा कि डायरेक्शन लेस लग रही है कि क्या वो नुमाइंदगी आज जेडीए की कर रही है या तहरीक इंसाफ की कर रही है। अगर तो वो जेडीए की नुमाइंदगी कर रही है मेरी बहन, तो मैं उस तरह से जवाब दूंगा। अगर वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही है तो फिर उसकी नुमाइंदगी कर रही है। अगर आप मेरी बहन सुन ले, होता तो मैं आपकी भी नुमाइंदगी करती। मेरी सिस्टर सुन ले आप, अगर आप तो भाई को मौका दे। सिंधु साहब, आप नून लीग की मजबूरी बताएं ना कि आखिर ऐसी मजबूरी क्या है कि हुकूमत में शामिल होना ही होना है और वज़ारत उज़्मा पर बैठना है। कोई मजबूरी नहीं है। देखें, अभी सायरा बानो साहब ने फरमाया कि एंटी स्टेट इलेक्शन किस पे जाएगा। देखो, जो शख्स मुश्किलात बताता है और उनका हल नहीं बताता, उसके पास क्या जवाब रह सकता है किसी बात का। इमरान खान साहब को और मियां शमाशी साहब ने ये कहा कि उनकी जो सबसे ज्यादा सीटें आई है 92 या 93, तो वो जो है अपनी गवर्नमेंट बनाए। लेकिन एक बंदा कहता है कि मैं किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, ना मैं एमक्यूएम से हाथ मिलाना पसंद करता हूँ, ना मैं पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी से, ना पीएमएलएन से। तो क्या डेमोक्रेसी इस तरीके से चलती है? मैं इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने तो नहीं देखा आज तक डेमोक्रेसी इस तरह से चलती हो। डेमोक्रेसी में हमेशा इसी तरह होता है कि कुछ लोग कुछ दो, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे तो गवर्नमेंट एक वोट पे भी कायम रही है। आपको याद होगी जमाली साहब वाली गवर्नमेंट सिर्फ एक वोट पे कायम रहेगी। दूसरा, अगर इन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई और उस पर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फरमाया कि वो तो मतलब जब आप सियासत में ये कहते हैं कि हम किसी से हाथ मिलाना, अभी आप बात देखें जो सायरा बानो साहब ने कहा निसार खोड़ो साहब के बारे में कि उन्होंने मेरी क़यादत के बारे में ऐसी बातें की है, मैं उनके साथ बैठना नहीं चाहती। तो वो बंदा जो सब कुछ चोर डाकू सब कुछ कह रहा है, क्या उसके साथ तो बैठना चाहेगा? और दूसरे, अगर इसके बावजूद भी उसको कहा जाए कि आप किसी के साथ बैठो, गवर्नमेंट बनाओ,
आप मुल्क को, हम उसकी जो मुल्क की डेमोक्रेसी है उसको डिरेल तो नहीं करना चाहिए। इस सिस्टम को आगे चलना है कि नहीं चलना। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि ज़िल्ज़िला और मार्शल लॉ ये कभी पूछ के नहीं आते, और अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो फिर मुल्क और बहुत पीछे चले जाते हैं। आम आदमी के जो जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना जो है ये बहुत जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट बनी है जो कुछ भी कह रहे, लेकिन सिंधु साहब जो शख्स चोर और डाकू कहे उसके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन जो साहब ये कहते थे कि मैं एक साहब को सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़कर पैसे निकालूंगा, और उधर से कहा जाता था जब शेर आता है तो वो खून चूसता है, चौथी बार हम शेर को नहीं आने देंगे, तो आज वो लोग भी तो हमें साथ बैठे नजर आ रहे हैं। जी, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। वो जो कह रहे थे वो इलेक्शन की सियासत थी, पोस्ट इलेक्शन। और इलेक्शन में ना तो सायरा बानो साहबा मेरी बहने ने मेरे हक में स्पीच करनी है मेरी पार्टी के, ना मैंने इनके हक में करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने तो अमेरिका जाके बतौर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं जाके पंखे करवा दूंगा, मैं एसी करवा दूंगा, मैं कल शहादत खान नवासी जेल चला जाएगा। तो सिंधु इलेक्शन कैंपेन जो होती है वो क्या वो झूठे दावों की बुनियाद पर होती है, फिर उसमें झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं और झूठे सियासी बयान दिए जाते हैं? देखिए मैं वो बंदा हूं, मेरा फैब्रिक ये है कि मैं आपसे सच बोलने कहिए कि इलेक्शन में एग्जैजरेशन भी होती है, इलेक्शन में बहुत कुछ कहा जाता है। मतलब वो बिल्कुल बिलो दी बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए जो किसी के जिस तरह वो फरमा रही थी नसार खोड़ो साहब के बारे में। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, मैं नहीं सुन सका, लेकिन इस लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए जो आपने किसी के जिस्म को आप किसी की रूह को जख्मी करे, इस किस्म की बात करे। बाकी गवर्नमेंट बन गई है जो आप अभी फरमा रहे थे, जब आईसीस का वक्त आएगा, मोहतरमा बहन मेरी 5 साल रही है नेशनल असेंबली में, इनको पता है जब आइज आएगा या कोई मौका आएगा ऐसा तो पीपल्स पार्टी वाले भी कहेंगे। और मेरा अपना ईमान है, मेरा जो पॉलिटिकल परसेप्शन है वो ये कहता है कि सिंधु साहब अभी सिर्फ इत्तेफाक हुआ है, अभी बनी नहीं है गवर्नमेंट, अभी जब तक इजलास नहीं हो जाता, जब तक वोट टेकिंग नहीं हो जाती, जब तक सारी चीजें क्लियर सामने नहीं आ जाती तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अभी बनी नहीं है, अभी सिर्फ इत्तेफाक हुआ है। सर अब यही होगा कि गवर्नमेंट बनेगी और 29 से पहले बनेगी। ये क्योंकि लीव का साल है और 29 का महीना है, ये गवर्नमेंट जो है 29 से पहले बन जाएगी और मियां शबाशी साहब वज़ीर आज़म होंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो मुल्क है वो तरक्की करे। बाकी जो दूसरा सायरा बानो साहब फरमा रही है बहन मेरी, ये बड़ा फोरम को किस फोरम पे जाए, या तो ये जाए किसी अदालत में जाए या इलेक्शन कमीशन जाए। इस तरह से ये लालू खेत में बैठ के या नासिरबाग में बैठ के फार्म की जारी तो नहीं आप उनको खिलार दें और उनको फेंक दे और कह के यहाँ रिजल्ट इकट्ठे कर ले, कौन जीत गया कौन नहीं। इसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर फोरम पे तो जाना पड़ेगा ना। आप भी समझते हैं, आप माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट एक्टर हैं, आप भी समझते हैं कि जिस तरह से आप प्रोग्राम करें, आप मशहूरिया भी उसमें एडवर्टाइजमेंट भी लेते हैं, आप वक्फा भी लेते हैं, आपको प्रॉपर फोरम पे जाना पड़ता है। इसी तरह ये जो डेमोक्रेसी का जो सारा सिलसिला है या गवर्नमेंट का, ये जाए किसी मैदान में, ये आप फराजी करवाना चाहते हैं वो करवाएं, ऑडिट करवाना चाहते हैं वो करवाएं, लेकिन हम इससे कोई। चले मैं सायरा साहिबा से पूछ लेता हूं कि ये लोग जाहिर है कि मुताल्लिका फोरम्स पर तो ये गए होंगे और फिर जिस फोरम से इन्हें जिस इदारे से शिकायत है, अगर वो मुताल्लिका फोरम भी वही है तो वो इनकी शिकायतों को किस तरह से कंसीडर करेगा? अब सायरा साहिबा आप लोगों का जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो, अच्छा जी सायरा साहिबा, तो अदालत क्यों नहीं जा रहे आप लोग? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में आप लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां से तो अभी तक कोई ऐसे फैसले आ नहीं रहे। हाँ जी, देखिए कल हम लोगों ने हाई कमीशन कमेटी का मुतालबा किया है, मोरो जलसे में साइन ने किया था कि वो आके इसकी तहकीकात करे और हम लोग जाएंगे। लेकिन जहां पर एक फैसल वाडा साहब आके नेशनल टीवी पर आकर बोलते हैं, कभी वो जूता लाकर रख देते हैं टेबल पे और फिर बोलते हैं कि 4-5 की सीटें वापस होंगी, बाकी फॉर्म 45 पे छोले खाएं। फॉर्म 45 जब था तो फॉर्म 47 इनको वो क्या कहते हैं जारी करने की कौन सा प्रॉब्लम था? फॉर्म 45 है किसी के पास, जिनके पास है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। खुदा करे बातें करने में तो साहब फैसल वाडा साहब तो सिर्फ अंदाजे जाहिर करते हैं अपने, चूंकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तो एक मौके पर एक टीवी शो में उन्होंने कहा था कि 2 से 3 हफ्तों में यहाँ नौकरियों की लाइनें लगने वाली हैं और इतना रोजगार होगा यहाँ पर और इतने डॉलर्स आएंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ जी, वो तो वैसी बातें करते हैं। अफसोस है कि वो पहले भी थे, हमें तो खैर शुरू से उनकी बातों पे इतराज था, लेकिन बस ये देखिए ये करेंगे। लेकिन आपके सामने ही है कि जिस वक्त यहाँ पर सोए हमारे चीफ जस्टिस साहब पूछे कि इलेक्शन हो गए, वजीर आजम कौन है, और इस किस्म के बयानात आए और मुल्क में एक इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए फिर ये बोलेंगे कि मैं फिर किसी की साइड ले रही हूँ, तो मुल्क में अनारकी तो फैलाई ना। एंटी स्टेट इलेक्शन, मैं इसको एंटी स्टेट इलेक्शन ही कहूंगी। एमक्यूएम को मुस्तरद किया हुआ अवाम ने और यहाँ पर 15 सीटें उनके आगे कर दी। अगर आप पीर साहब पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुन लेते तो आपको ये सारे सवालात करने की जरूरत पेश ना आती। तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा अगर आप कट ना करें कि जो हमारी 2 सीटें हैं वो भी हम वापस करते हैं कि कहीं फौज नाराज ना हो जाए। जिस वक्त आप यहाँ पर सिंध को ठेके में दे दें तो फिर उसके बाद वो पूरी जमात
कौन सा फॉर्म जाकर ढूंढे। वहां पर सारी लीगल कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है, और वो पता भी चलेगा तो कम से कम उनको बता तो रहे हैं कि ये जो वोटर्स हैं, जो हम लोगों का एहतजाज है, वो वोटर्स का एहतजाज था। बाखुदा दूसरे दिन मुझे कॉल आना शुरू हो गई कि अभी निकले आ रहे ऑफिस के बाद, हमने वोट आपको दिया है। मेरा नहीं कोई था कि मैं एहतजाज करूं, कि मुझे पता है कि यहाँ पर, और मेरी आपकी मेरी बात सुन ले, कि यहाँ पर इस वक्त हमारी सीटों की जंग नहीं हो रही कि हमें 4 सीटें मिल जाएंगे, 5 सीटें मिल जाए। देखें, इन्होंने सिंध की आवाम से उम्मीद ले ली है। इन्होंने जो तालिबे इल्म है, जो यहाँ पर गला सड़ा निजाम है कि जो पेपर आउट हो जाते हैं और पैसों पे नौकरियां मिलती है, इन्होंने उन नौजवानों की उम्मीद ली है। कोई सिस्टम आप उठाकर देख लें, कोई यहाँ पर सिंध में आप सेहत, तालीम, कोई भी सिस्टम देख लें, वो तबाह है। इरिगेशन है तो वो तबाह है। तो और आप अब सारा साहब, ये इस सिस्टम के खिलाफ आप लोगों को पार्लियामेंट में जाकर एहतजाज करना है, या फिर अपनी जीती हुई सीटें भी अगर आप छोड़ते हैं तो आप तो फिर पार्लियामान से आउट हो जाएंगे फिर, या फिर सड़कों पर ही रहना है और फिर सड़कों पर ही एहतजाज करते हुए इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करनी है? इस वक्त फैसला देखिए, पीर साहब पगारा जब किसी फोरम पर आके बात करते हैं तो वो कोई ऐसे वैसे नहीं है कि जो उन्होंने बात कर दी और उनकी बात में कोई वजन ना हो। जिस वक्त उन्होंने कह दिया कि जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ था और कहा कि इस पार्टी के साथ इलाज करें, जीडीए को तोड़ें, और मुस्लिम लीग फंक्शनल जो हमारी पार्टी है उस पार्टी पर आकर आप करेंगे तो सीट्स हैं, वरना जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। आप प्लीज एक दफा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें ताकि सारी चीजें वाजिया हो जाएं। अब इस सारे झगड़े को छोड़ें। ये मेरे भाई ने वो कहते हैं ना, तारीफ की और फिर उसके बाद मेरी बातों पे वो भी कर दिया। चले, अल्लाह पाक आपको ये सारी चीजें मुबारक हो। आपकी तवज्जो इस पे होनी चाहिए कि आप कौम को डिलीवर कैसे करेंगे। जो ये महंगाई का जिन बोतल से निकला हुआ है, और जो 65 रुपए का यूनिट हो गया, और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस वहां चली गई। आने वाली गर्मी में आया कि इन दो पार्टीज ने जो IPPs के मुआहदे किए हुए थे, उनको अपनी जायदादें बेचकर पैसे देके उनको खत्म करते हैं, या ये भी अवाम के खून में से इन्होंने निकालना है कि अवाम को। सायरा साहब, ये हैं असल इशूज। जाहिर है कि जो आगे अवाम को फेस करने और जो इस हुकूमत की असल मुश्किल होगी। तो सिंधु साहब, ये आने वाली हुकूमत के पास अब इसका क्या प्लान होगा? जो वादे इलेक्शन कैंपेन में करके आए हैं उससे मुतालिक तो आप कह रहे हैं कि वो तो सियासी बयानात होते हैं, वो तो इलेक्शन से पहले कैंपेन ऐसी होती है। तो अब जाहिर है जब अमली मैदान में निकलेंगे तो अवाम का रिएक्शन भी सामने आएगा, चूंकि जब आप अपने वादे नहीं पूरे करेंगे, अवामी रिलीफ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता जाएगा आपका सफर आगे। देखिए, जो आपने सियासी कैंपेन की बात की है, मैं वो उसके बारे में कह रहा था, जब सियासत में एक दूसरे के खिलाफ जो इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन जो पहले बातें की जाती हैं, मैं उन वादों की बात नहीं कर रहा, ना दावों की बात कर रहा हूँ जो कोई भी पार्टी करती है। सायरा बहन करे, हम करें, कोई भी करे, उसमें उनकी सिंसेरिटी शामिल होती है। अच्छा, हमारा जो सिर्फ की हद तक है, मैं तो उसमें जवाब नहीं दे सकता नेचुरली कि वहां पे ये किस तरह से ये सारा हो रहा है या क्या नहीं हुआ, मुझे इस बात का बिल्कुल चूंकि पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा इंतहाई अदब एहतराम के साथ पीर साहब पगारो साहब से, अगर उनको ये पता था कितनी सीटें चली गई हैं, फिर उन्होंने कहा जी 3 माह पहले पैसे चले गए थे, तो क्यों वो किसी फोरम पे नहीं गए? किसी सच्चाई को छुपाना, जो आइन कहता है, कानून कहता है, ये कानून शहादत मेरे सामने पड़ा है, ये कहता है कि कोई सच्चाई अगर आपके सीने में है और वो किसी के खिलाफ जा रहे हो, अगर आप उसको सीने में छुपाते हैं तो आप सिन करते हैं, गुनाह करते हैं, यू आर सिनर। उनको तो चाहिए ये था कि वो किसी फोरम पे जाते कि ये बातें हमारे सामने कोजिट एविडेंस है, ये मैं पेश कर रहा हूँ, और ये हमें कहा गया कि आप समाज जमात में जाए। ये हौसला करना पड़ता है सारा बानों की। जी सारे साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से। सिंधु साहब ना पॉइंट मुकम्मल कर लें तो आपकी तरफ आ रहा हूँ। सिंधु साहब मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये हौसला और जुर्रत करनी पड़ती है, हौसला और जुर्रत करनी पड़ती है। जहां तक पंजाब, सारे साहब सर रुकिएगा, असल में चूंकि हाँ दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ सकेगी, वो स्काइप के सिग्नल की वजह से। जी सिंधु साहब मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है और हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी। मैडम को जो नामजद किया गया, मैडम मरीम नवाज साहबा को चीफ मिनिस्टर के लिए, तो जो बाकी हमारे उम्मीदवार टोटल थे वो 158 से, बल्कि 2 का लोअर है, 160 हो गया। और उसके बाद जो रिजर्व सीट्स हैं वो सारी आकर तो हमारी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीटें बन रही हैं। आज मैडम ने जो तरजीहात हैं उनके बारे में, और मियां नवाज शरीफ साहब ने अप्रूव की हुई है, उसके बारे में ये सारी बात की है। 5-6 दिन से ये मीटिंग चल रही थी, जिसमें 1 लाख घर का भी वादा है, जिसमें इंसाफ के बारे में है, जिसमें ये जो कुछ हो रहा है, मतलब जो बुनियादी मसाइल है लोगों के, और जो लोगों का, आम लोगों का जो इंतहाई मुश्किल है अपना ये बिल देना, रहना, या या महंगाई कम करना, ग्राम कम करना, ये आज मैडम मरियम चीफ मिनिस्टर उन तरजीहात का ऐलान किया है। और परसों इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, हो जाएगा, इजलास होता है, तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बनेगी और आप देखेंगे उसी डायरेक्शन पे काम होगा। ठीक है, चलें, आप लोग तो हैं कॉन्फिडेंट। जी सारे साहब, ये नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप मुताल्लिका फोरम पर आप लोग क्यों नहीं जा रहे, जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, सबूत पेश करें। अब सबूत हैं आप लोगों के पास धांधली के?
जी, पूरे पूरे सबूत हैं। और मैंने कहा था कि इस तरह की जुबान ना इस्तेमाल करें। पीर साहब हमारे रूहानी पेशवा हैं, सिन और सिनर और ये और वो। और आपकी पार्टी ही इलेक्शन से पहले 3 दफा यहाँ पर पीर साहब से मिलने के लिए आई थी और आके घुटनों पर हाथ लगा कर गए थे कि यहाँ पर हम लोगों को बात कर लेंगे। और अगर हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है तो इस नून के साथ जो सीट एडजस्टमेंट यहाँ पर हुई थी, बशीर मेमन साहब की पता नहीं कौन सी सीट थी जिसके ऊपर हमने हीरे मोती लगाने थे, कि जो 16 सीट एडजस्टमेंट हुई थी, उसकी लानत मलामत भी हमें समेटनी पड़ी थी, जिसका मैंने 12 अपनी पार्टी से जिक्र किया था कि खुदा के वास्ते ये मलामत हम अपने सर पर नहीं ले सकते। और उसे क्या कहते हैं, बाकी हर फोरम के ऊपर जाएंगे। जब उन्होंने वाज़ेह बात कह दी और पीर साहब ने कहा कि ये बात पता थी, लेकिन मैंने कहा कि इनको एक्सपोज होने दो कि आया कि ये बात या सिर्फ पैसे बोल रहे हैं, और पता चल जाए ना कि जो हमारे मुंह के ऊपर मुल्क को वसी तर मुफाद की टोप लगाते थे, उनको भी एक्सपोज करना था कि ये सिंधी वासियों का है। चलें, पॉइंट आपका भी सारे साहब आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद नहीं। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत की पूरी सपोर्ट के लिए अब फैसला हो चुका है और सारे कैंडिडेट्स भी अब सामने आ चुके हैं। तो खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। ये बताइएगा कि काबीना का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर क्यों नहीं बनना चाह रही? कोई वजारत आप लोग नहीं लेना चाहते? एक उस जो हुकूमत में प्रैक्टिकली फिर कैसे इन हो सकेंगे आप लोग? देखें, बात सुने, हमें प्रैक्टिकल होने की अपनी अपनी जगह है। प्रैक्टिकल तो वो भी होते हैं जो असेंबली के मेंबरान होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मेंबर जो है वो काबीना का हिस्सा बने। हमने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हम असेंबली को राइज करना चाहते हैं, असेंबली को चलाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। और हमें रखो इससे दूर, हम ऐसे आपके साथ असेंबली में चलेंगे और आपके साथ तावन करते रहेंगे कि आपकी असेंबली चल सके। ये जरूरी नहीं है कि कोई काबीना का हिस्सेदार हो या ना हो। ये तो उनको आसानी पैदा करके दी है कि PMLN वाले खुद से कैबिनेट बनाएंगे, अपनी पार्टी के मुश्तमिल कैबिनेट बनाएंगे, अपनी पार्टी पर मुश्तमिल कैबिनेट बनाएंगे। उनके रास्ते में हम रुकावट नहीं बना चाहते। अवाम की भलाई की जो भी काम करने हैं वो करें। हम अपनी सजेशन जो है वो असेंबली भी दे सकते हैं। सही। और हर एक मेंबर का हक बनता है कि असेंबली में सजेशन दे और उस पर हुकूमत पॉलिसियां बनाए। तो ये तो इससे तो हम हाथ नहीं उठा रहे हैं ना, हम असेंबली चलाना चाहते हैं। जमहूरियत जिसके लिए इंतजार कर रहे थे, अवाम का स्प्लिट मैंडेट मिला है। किसी पार्टी को अकेले तौर पर हुकूमत बनाने की अहलियत नहीं है, इसलिए हमने कहा कि भाई आप हुकूमत बना लो, हम आपके साथ हैं। हम ही जान पैदा करने वालों के साथ नहीं है। हम आजादाना ग्रुप और पता नहीं जो कहलाए, कभी सुनी इत्तेहाद काउंसिल बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, वो भी हुकूमत नहीं बना सकते। मैं भी नहीं बना सकता, PMLN भी नहीं बना सकता। तो उसमें क्या मतलब था? अवाम ने कहा कि कटे बैठो। अवाम के मैंडेट का मतलब यही है कि थोड़ा सा वो जो आज़ाद उम्मीदवार जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका मौक़िफ़, उनका क्लेम ये है कि उनकी 30-40 सीट्स अभी रिकवर होनी है और जब वो रिकवर हो जाती हैं तो फिर वो इस पोजीशन में होंगे कि बना सकें। और आप लोग, अब ये क्लेम था कि कुछ सीटों पर आपको धांधली के एतराज़ात थे। अरे बाबा, वो तो यही कहेंगे ना, जब भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाने, इलेक्शन कमीशन जाने ना, हमने तो असेंबलियां चलानी है। असेंबली अभी बुलाई जाने वाली है, 21 दिन के बाद असेंबली बुलाई जाने वाली है जी। वो तो अभी 28-29 उनका इंतजार करें जी। तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो उनके इलेक्शन कमीशन के साथ काम है। वो कह रहे हैं हम 180 सीटें जीते हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है 92 और 180 में कितना फर्क है? 88, बहुत बड़ा डबल। अब डबल जब वो इलेक्शन कमीशन उनको दे ना, जब कोर्ट्स हैं बैठी हुई, उनको जब वो दे, अभी तो वो नहीं है किस पोजीशन में हुकूमत बनाने के। हम अपनी दोनों पार्टियां मिलकर संजीदगी के साथ
असेंबलियों की शुरुआत कर रहे हैं, असेंबली में हुकूमत बनेगी, आगे काम होंगे अपने लोगों के। और खोड़ साहब, जब इनिशियल रिजल्ट्स आए थे इलेक्शंस के, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात थे चंद एक हलकों पर, खासतौर पर जो लाहौर का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाला हल्का था। तो अब वो एतराज़ात आप लोगों के ख़त्म हो गए, यानी ये 54 सीट जो आपकी हैं, बस यही आपका असली मैंडेट है? आपके साथ तो कहीं कोई धांधली या कोई ज्यादती इस तरह की चीज़ नहीं हुई? मैंने क्या कहा, ये अवाम का जवाब है। मैंने इसको अवाम के जवाब से मुंसलिक किया है कि न मुस्लिम लीग नवाज को अच्छी सीटें मिल सकी, न हमें मिल सकी, न किसी और को मिल सकी। ये अवाम का मैंडेट है। इसमें हम पर लाजिम है कि हम दो सर जोड़कर बैठें और हुकूमतें अपनी जगह पे असेंबलियां चलाएं, जिसके लिए हम मरते हैं, जिसके लिए कोड़े खाते हैं, गोलियां खाते हैं, जिसके लिए इंतजार करते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए, उसकी दो राय नहीं होनी चाहिए। अब 2-3 पार्टियां आपस में अगर मिलकर बना लेती हैं असेंबली, चला लेती हैं असेंबली, तो तुम्हें और मुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सर किसी को कोई एतराज नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब जब ये आगे हुकूमत बन जाएगी, असेंबली चलने लगेगी, नहीं सर मैं तो सवालात पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि आप लोग की डायरेक्शन क्या होगी। अभी जब आगे मामला आएगा बजट का, अभी जब मामला आएगा IMF के साथ डील करने का, फिर कोई कानून साजी करनी होगी। लोग हमारे से ज्यादा अक्लमंद हैं, उन्होंने अक्लमंदी दिखाई है कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दी। उनका मकसद यही है कि आप मिल बैठकर पाकिस्तान के मसले हल करो। लोग हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं मेरे भाई, पाकिस्तान के लोगों को ऐसा न समझो। तो फिर सब लोगों का मैंडेट है खोड़ा साहब, तो फिर काबीना का हिस्सा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बन रही? फिर अपनी जो नशिस्तें 54 नशिस्तें उसके मुताबिक जो अपना हिस्सा है, भला जरूरी है कि हम बने? भाई जरूरी है कि हम बने? ऐसे तो जब 2008 में हमारी हुकूमत बनी थी, तो कुछ के लिए PMLN ने कसम उठाया था, फिर छोड़ गई। तो ये सवाल तो उनसे भी पूछना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि काबीना का हिस्सा बने। लेकिन अब इसमें होगा कि अब जब अगर हुकूमत बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी, कोई महंगाई होगी, कोई बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों के हालात मुश्किल होते हैं, तो पूरा का पूरा मलबा फिर वो कैबिनेट पर ही गिरता है, चूंकि ज़ाहिर है डिसीजंस कैबिनेट लेती है। तो वो फिर ये सारा मलबा नून लीग को बर्दाश्त करना पड़ेगा, या उसमें नून लीग इनकार कर ले कि मैंने हुकूमत नहीं बनानी। हम भी इनकार करते हैं हुकूमत नहीं बनानी, वो भी हुकूमत बना नहीं सकते। तो फिर क्या आप दूसरी इलेक्शन चाहते हैं या गैर जमहूरी कुव्वतें चाहते हैं आप? सर नून लीग ये चाहती है कि चाहती थी कि आप भी कैबिनेट का पार्ट बने और जो जिम्मेदारी उठाएं और थोड़ा सा हिस्सेदार बने। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमने जिम्मेदारी दिखाई है, इसलिए हमने उनके साथ बैठने का फैसला किया है। अच्छा। हमने ये जिम्मेदारी दिखाई है, हमारी मजबूरी नहीं, हमने जिम्मेदारी दिखाई है। तो अब जितने भी आगे कानून साजी होगी या कोई एक्ट बनाए जाएंगे या बड़े मुआशी फैसले लिए जाएंगे, तो उसमें पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल रहेगी या फिर वो इख्तियार होगा कैबिनेट को अपने तौर पर करने का? ये सारी पॉलिसियां असेंबलियों में बतानी चाहिए। हम क्या कहते थे कि IMF के साथ डील किए तुमने इमरान खान, तो असेंबली को क्यों नहीं एतमाद में लिया? हम कहते थे या नहीं कहते थे? असेंबली को एतमाद में लेके ही मुल्क मजबूत हो सकता है। सही। जो भी पॉलिसियां बनती हैं वो असेंबली से पास हो जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। बजट असेंबली बनाती है, हुकूमत नहीं बनाती, काबीना नहीं बनाती। बजट की मंजूरी असेंबली देती है, फिर हुकूमत कोई खर्चा कर सकती है 1 रुपया भी। ठीक है। बजट की मंजूरी के बगैर हुकूमत खर्चा नहीं करती, इसलिए जो भी पॉलिसियां हो वो असेंबली में आनी चाहिए और असेंबली से आगे जानी चाहिए। ठीक है। तो ताहिर सिंधु साहब, ये पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी, कैबिनेट आपके MQM और दीगर जमातों पर मुश्तमिल होगी, तो आगे फिर जाहिर है अगर कोई पब्लिक रिएक्शन आता है या हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी फिर आप तमाम जमातों पर होगी। पीपल्स पार्टी तो फिर उससे बिल्कुल साइड लाइन पर होगी। देखिए जी, निसार खोड़ा साहब इंतहाई सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उन्होंने जो एनालिसिस पेश किया है बहुत अच्छा है। मुझे सिंधु साहब का कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये ऑडियो सही करते हैं जरा सिंधु साहब की ऑडियो, ताकि खोड़ो साहब तक पहुंचे। जी सिंधु साहब, खोड़ो साहब अभी आएगी आपको आवाज? नहीं मालूम क्या कह रहे हैं। सारा आवाज आ रही कर रहे हैं वैसे, अभी देखते हैं कि ये सही हो रही है। जी देखिए खोड़ो साहब आपको आ रही है आवाज? सिंधु साहब अपनी जवाब आप दीजिएगा अपना जवाब। नहीं यार इसको ठीक तो करें भाई। नहीं आ रही। अच्छा सिंधु साहब आप अपनी बात जारी रखिएगा। मुश्ताक और ऑनियर तो आपकी आवाज आ रही है, खोड़ा साहब को हम अभी पहुंचाते हैं आवाज आपकी। जी मैं कह रहा था निसार खोड़ा साहब तारीफ की बात नहीं है, बड़े पुराने और सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मैंने ये इसको तारीफ की बात नहीं है वो। और जो एनालिसिस भी उन्होंने किया है कि कम से कम डेमोक्रेसी चले,
अगर एक पार्टी कहती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमारी 180 नशिस्तें हैं, मैं कह देता हूँ हमारी 297 नशिस्तें हैं, निसार खोड़ो साहब कह देते 250 नशिस्तें हैं, तो आप किसके साथ आप चलेंगे भाई? ये इस तरीके से नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर फोरम क्या है? मैं पहले भी आपकी जो मेहमान थी मेरी बहन, उसको कह रहा था कि प्रॉपर फोरम पे जाएं। जिस तरह सिद्धू साहब, उन लोगों के पास सबूत भी है ना, वो फॉर्म 45 दिखा रहे हैं सारे पोलिंग स्टेशंस के, और वो सिर्फ एक जमात के पास नहीं है, कई जमातों के पास है। देखिए मेरी बात करें, जब वो किसी पार्टी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 184 में चले जाते हैं, तो क्या बाकी पार्टियों को नोटिस नहीं होंगे? क्या जिनके खिलाफ उनकी शिकायत हो गई या इलेक्शन कमीशन के, वो अपना कोई रिकॉर्ड लेके नहीं जाएगा? फॉरेंसिक करा ले, ऑडिट करवा ले, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम जमहूरियत को डिरेल कर दें। ये डेमोक्रेसी चलेगी। दूसरा आपने कहा कि हाँ, बाकी मेरा ईमान ये कहता है, हो सकता है कल महीने के बाद, 2 महीने के बाद निसार खोड़ो साहब की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाए कैबिनेट में। अगर नहीं भी आती तो वी आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल। अगर आपको कदम लेते हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम हम ये नहीं चाहते कि जो 50 अरब या 60 अरब रुपया पहले लगा दोबारा फिर हम लगाते फिर। और फिर बिलावल भुट्टो सरदारी ने तो इनको दावत दी थी कि आप आएंगे गवर्नमेंट बनाए, लेकिन वो कहते जी मैं किसी से हाथ ही मिलाना पसंद नहीं करता। तो डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता, आपको अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं हमेशा, मुज़ाकरात के लिए भी और आपको हर किस्म के ख्यालात के लिए भी। तो अगर चूंकि वो गुजरे नहीं इन बातों से, उनको 2018 में आरटीए सिस्टम बैठा के ले आए लोग, उनको पता भी नहीं था कि हम इतनी चीज से ले जाएंगे उस वक्त। और अब जो कुछ हुआ, 10 दिनों का वाद हुआ, जिसका पंजाबी में जैसे ये चलेगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट चलेगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी, पीपल्स पार्टी भी चलेगी, पंजाब में मोहतरमा मैडम मरीम नवाज शरीफ साहब अपना होगी, मरीम साहब चीफ मिनिस्टर होगी, इस तरह से सारी गवर्नमेंटें चलेगी। जब काम चलेगा मुल्क फिर चलेगा। फिर इंटरनेशनल जो कोवेनेंट है और कन्वेंशन है, उन पे आपके साथ लोग आपको मौजूद करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि जल्जला, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, जल्जला और मार्शल पूछ के नहीं आते, और यही अदालतें, मैं चूंकि खुद लॉयर हूँ, यही अदालतें फिर उनको वेरीफाई भी करती है और उनको सर्टिफिकेट भी दे देती है। तो ऐसा अब नहीं होगा। मैं उन चीजों का रास्ता रहूंगा। आप देखें कि चले आप दोनों जमातों ने बड़े बड़े वादे किए थे आवाम से, और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह 300 यूनिट फ्री बिजली और फिर तनख्वाहों को डबल करने की बात की थी, तो खोड़ो साहब जाहिर है कि वो चूंकि मैंडेट स्प्लिट है, आप लोगों को पूरा मौका नहीं मिल सका। तो ये इनमें से चंद पॉइंट्स आपने अपने मंशूर के नून लीग के सामने रखे कि भाई आपको हम हुकूमत बनाने में सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये आप ज़रा बिजली के मामले को भी देखिएगा, थोड़ा सा तनख्वाहें भी बढ़ाइएगा लोगों की, ताकि जो वादे पीपल्स पार्टी ने किए थे वो कम से कम इस हुकूमत के थ्रू पूरे हो सकें। इंशाल्लाह यही करेंगे। अच्छा, तो ये अभी जो डायलॉग हुए 5-6 जो लंबी लंबी बैठकें लगी हैं, उसमें ये मामला रखा गया है, ये ज़ेरे बहस आया? सर मैं उस कमेटी में नहीं हूं कि मैं आपका उससे जवाब दे दूं, लेकिन हमने अपने मंशूर से हाथ तो नहीं उठाया ना। हम तो जाहिर है लोगों की बात कर। सही। तो ताहिर साहब ये तैयारी, मैं नहीं समझता कि नवाज लीग भी अवाम की दुश्मनी के फैसले करेगी। हमारी जितना किटी में कुछ होगा, हमने कोशिश यही करनी है कि अवाम की जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ बेहतरी आए। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज भी इनकार नहीं करेगी, और हम अपने पॉइंट तो पहले ही अयां कर चुके हैं। हम उनसे तकाजा करेंगे कि भाई आप ऐसी पॉलिसियां बनाओ जिससे लोगों का अच्छा हो। इसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल, क्या बुरी बात है? सिंधु साहब, ये जाहिर है आने वाली हुकूमत को अभी करीब बजट बनाना पड़ेगा, तो उसी से अंदाजा हो जाएगा कि क्या पॉलिसियां हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या ट्रैक है। तैयारी है आप लोग की आवाम को रिलीफ देने की आती? जी 100। क्यों पूछ रहे भाई? बजट के टाइम पे पूछो ना यार। जी सिंधु साहब से पूछें। जी सिंधु साहब, अभी क्या पूछ रहे हो? बजट कब आए ना, अभी तो फरवरी है भाई। सर तैयारी और नंबर पूरा होगा, नियत होगी तो आगे मामला बेहतर होगा ना। अभी तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ती है ना। तो ठीक है, हमारी नियतें हैं, बाकी उस वक्त बात कर लेंगे ना। जी सिंधु साहब भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, अभी वक्त आ लेने दीजिए, हम इतने वो ना हो, इम्पेशेंस ना हो हम। और जो अभी फरमाया गया है, मतलब कोई भी मदद नहीं चाहता कि मतलब जो है वो हम कोई भी एनमिटी तो नहीं चाहता लोगों के साथ, दुश्मनों के साथ, अपना आवाम के साथ। कल को फिर दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना। तो बाकी गवर्नमेंट चलनी चाहिए। मैंने जिस तरह आपने पहले रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे इंटरनेशनल कोवेनेंट और कन्वेंशन है, मैं चूंकि मैं इंटरनेशनल लॉ का आदमी हूँ, उन पे आप किस तरीके से जाके लोगों से बात करेंगे? अगर आपके मुल्क में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर आपके IMF से किस तरह बात करेंगे अगर आपके पास डेमोक्रेसी नहीं होगी? तो ये सारी बातें आपके डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम आगे जो है वो प्रमोट हो और वो चले।
ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों कॉन्फिडेंट हैं कि आगे आने वाले दिनों में आवाम के लिए रिलीफ सामने आएगा और बेहतर तौर पर जो मौशी चैलेंजेस हैं उससे निपटने में ये हुकूमत कामयाब रहेगी। लेकिन अब ये बात सिर्फ दावों की हद तक रहती है या फिर इस पर अमल होता भी नज़र आता है, ये हमें देखना होगा। और लेकिन ये हमने ज़रूर देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये तमाम सियासी जमातें बैठी, हुकूमत की फॉर्मेशन का फार्मूला तय हुआ, तो आज फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली और 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा आज हुआ, जबकि पिछले कुछ दिनों में मार्केट को शदीद मंदी का शिकार हमने देखा था। और उसकी वजह एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल थी कि गवर्नमेंट फॉर्म होगी नहीं होगी, इससे मुताल्लिक जो खदशात थे। तो बहरहाल वो तमाम खदशात पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब आगे मार्केट किस तरह ग्रो करेगी और फिर पाकिस्तान की मईशत ओवरऑल किस तरह बेहतर होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये कल के बाद से जो हमने आज देखा मार्केट को ग्रो होते, कितनी हौसला अफजा ये बात है। ये 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ मार्केट में, एक बड़ी रिकवरी हुई है। आने वाले हालात में आप मार्केट को मजीद कहाँ जाता देख रहे हैं? जो 68,000 की सतह पर ये मार्केट गई थी, ऑल टाइम हाई था वो राइज, क्या वहाँ तक दोबारा जा सकेगी एक बार फिर? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो जो स्टेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा सस्टेन करती है और परसिस्ट करती है। लेकिन ये जो एक बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन थी कि इलेक्शन हो गए और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ही बनने में नहीं पा रही थी, इसकी वजह से यकीनन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो भी शेक हुआ था। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इसी इंतज़ार में थे ये जाने के हुकूमत कौन सी पार्टी भारी होगी और मुआशी पॉलिसीज़ उनकी किस तरह की होंगी। और IMF स्पेशली जिसके साथ के नई हुकूमत को फ़ौरन अपना मौजूदा प्रोग्राम जो है वो कंक्लूड करना है और अगले प्रोग्राम की बातचीत शुरू करनी है, वो भी इस इंतज़ार में बैठी थी कि पता चले कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन देख रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन कि कम से कम कुछ जो गैर यकीनी सूरत हाल के जो बादल थे वो अब छटते नज़र आ रहे हैं और होपफुली चंद ही दिनों में काबीना के नाम भी सामने आना शुरू हो जाएंगे, जिससे कुछ मज़ीद जो है वो सर्टेनिटी आएगी कि क्या पॉलिसीज़ होंगी, कौन लोग होंगे और इनको। तो दो बड़े चैलेंज इस वक्त इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के लिए मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक तो सबसे बड़ा इशू है बजट का, कि बजट बनाना है फौरी तौर पर, वक्त बहुत कम होगा उसके लिए, फिर IMF के साथ डील करना है। अब ये दोनों जो चैलेंजेस हैं, इसमें से कौन सा बड़ा टास्क और बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमत के लिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो टेक्निकल चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो नई हुकूमत को होगा वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन से पहले जो वादे अवाम के साथ किए हैं उनको कैसे निभाना है। अवाम जो है अगर उसके लिए हम इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक रिकवरी की बात करते हैं तो जाहिर है कि वो इन्फ्लेशन में कमी देखना चाहते हैं, वो शरह सूद में कमी देखना चाहते हैं, वो जो टैरिफ हैं एनर्जी के या जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें कमी देखना चाहते हैं। तो ये एक चैलेंज तो ये है कि इन अवामी तवक्कुआत को किस तरीके से मैनेज करना है। और दूसरा चैलेंज यही है कि आप IMF के पास गए बगैर डिफ़ॉल्ट से नहीं बच सकते, तो ये वाला प्रोग्राम कंक्लूड करना है, अगला प्रोग्राम नेगोशिएट करना है, अगला बजट भी उन्हीं नेगोशिएशन के नतीजे में बनाना है। और अगर मैं दोनों चैलेंज को इकट्ठा करूँ तो फिर जो आपके लिए हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है जिसमें कि IMF के साथ जो कमिटमेंट की गई हैं वो भी पूरी होती रहें और जो IMF जो कुशन देता है टारगेटेड सब्सिडी का, जो आपकी बड़ी टारगेटेड इंटरवेंशन हो लोअर और लोअर मिडिल इनकम क्लास के लिए, वो किस तरीके से अनरोल करनी हो कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आवाम को बचाया जा सके। और इसके साथ साथ जब हम महंगाई की बात करते हैं, इम्पोर्टेड महंगाई तो जो है वो एनर्जी की कीमतों की वजह से या रुपए की कीमत की वजह से आती है। एक महंगाई है जो कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कंट्रोल होती है, जैसा कि चंद माह पहले SIFC ने एक्शन लेके चीनी की कीमतें जो थी 200 रुपये किलो से ऊपर चली गई थी तो उन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो रमज़ान की आमद जो है और हुकूमत के लिए, नई हुकूमत के लिए रमज़ान बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उसमें चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग को, चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, उसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी को कैसे रोका जाए।
और वो अभी साहब जाहिर है कि जब भी IMF की कमिटमेंट्स की बात हमेशा फिर अवामी कमिटमेंट्स पर गालिब आ जाती हैं। अब ये जो नया बजट है ये फिर जो वजारत ख़जाना होगी और जो हुकूमत होगी वो भी IMF की कमिटमेंट्स को देखते हुए और उनकी शराइत को मद्देनजर रखते हुए ही बनाएगी। फिर देखिए, अवाम की तवक्कुआ तब पूरी होंगी जब हुकूमत की जेब में पैसे होंगे। हुकूमत की जेब में पैसे लाने के लिए या तो उसको रेवेन्यू बढ़ाना होगा, खसारे कम करने होंगे, या अपने अखराजात कम करने होंगे, और ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली करना पड़ेगी। तो अखराजात में कमी जो है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जितना मैक्सिमाइज हो सके जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम किया जाए। नई स्कीम खोलने की बजाय जो PSDP की और ADP की जो रनिंग स्कीम्स हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए, जो कि क्लोजर के करीब हैं। चूँकि एक इत्तेहादी जमात कबीना में नहीं बैठना चाह रही, तो वो जो जहाज़ी साइज़ की कबीना है उसको बनाने से गुरेज किया जाए, ताकि जितने कम मिनिस्टर्स होंगे उतना कम हुकूमत का ख़र्चा होगा। और उसके साथ साथ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बजाय इसके कि रेवेन्यू का सारा बोझ जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे लादा जाए, जो सेक्टर्स हमारे टैक्स नेट में नहीं आते, रियल स्टेट है या आपका जो बिल्डर्स हैं या आपके रिटेलर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर एक रियलिस्टिक अप्रोच हुकूमत बना सकती है, जिसमें वो बता सकती है कि अगर IMF से कहीं पर नेगोशिएट करना पड़ता है टैरिफ की में इजाफे में, या अभी साहब ये जो अगले 8 माह का 200 से 250 दिन जो हैं अगली हुकूमत के, उसमें कोई 26 अरब डॉलर्स की पेमेंट इस वक्त पाकिस्तान को करनी है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक को, मुख्तलिफ आलमी इदारों को करनी है। 2 रोल ओवर्स हम पहले ही चीन और UAE की तरफ से देख चुके हैं। अब ये बताइए कि अगर ये पेमेंट्स नहीं हो सकी या पाकिस्तान फेल हो गया ये पेमेंट्स करने में, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि इसमें जितने जल्दी हुकूमत जो है वो IMF के पास चली जाएगी उतना जल्दी वो नया प्रोग्राम नेगोशिएट कर सकेगी। अगर वो IMF अम्ब्रेला में आ जाती है तो बायलैटरल जो हमारे दोस्त हैं वो भी अपने डिपॉजिट रोल ओवर करने में रजामंद हो जाएंगे। इस वक्त तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन यही है कि पिछले कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे लिए जाएं, लेकिन वो नए कर्जे लेने के लिए भी क्रेडिट वर्दी होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्रेडिट वर्दीनेस एक तो IMF अम्ब्रेला के अंडर रह के आएगी, और दूसरा वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होने से आएगी, ताकि हमारे बायलैटरल जो दोस्त हैं वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो सब ये आगे अभी अगर हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक सेफ जोन में है, या जो टर्म हम बार बार डिफ़ॉल्ट की सुनते हैं उसका अभी ख़तरा है? पाकिस्तान IMF के पास जाए या ना जाए, डिफ़ॉल्ट होने तो नहीं जा रहा। अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो हम यकीनी डिफ़ॉल्ट कर रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और इस वक्त आप यूँ समझ सकते हैं कि सितंबर 2023 के बाद जब SIFC एक्टिव हुई, डॉलर्स की जो शॉर्टेज थी, डॉलर्स की होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, उसको कंट्रोल किया गया। मनी चेंजर्स की कुछ मैल प्रैक्टिसेस थी उनको रोका गया, बैंक्स को इस्लाह की गई, और वो जो स्पेशली अफगानिस्तान में डॉलर स्मगल हो रहा था उसको रोका गया। तो उसके बाद से थोड़ी सी फॉरेन करेंसी में एक रेंज बाउंड स्टेबिलिटी जो है वो आई है। लेकिन अगले IMF प्रोग्राम में जाते ही हमें अपनी इंपोर्ट्स को भी खोलना होगा, हमें मुल्क से जो लीगल चैनल्स के ज़रिए फॉरेन करेंसी बाहर जाती है उसको भी रिस्ट्रिक्शन वहाँ से हटाना पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये कॉन्फिडेंस देने की बात होगी कि हम कितना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अपने शहरियों को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, कि वो जो रियासती अदारे हैं उन पे भरोसा करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में डॉलर इनफ्लो आ भी रहा हो और यहाँ से लीगल चैनल से जा भी रहा हो। तो अगर ये चल रहा हो सिलसिला IMF के अम्ब्रेला में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफ़ॉल्ट की जो है वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इनमें सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात। तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए अगला IMF प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, उस पर जाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत पर बेहतर असरात उसके आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।